बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिफ़हाम के उन्वान से हमने मुख्तलिफ़ अहले इल्म अहले दानिश से इस्तिफ़ादे का एक सिलसिला शुरू किया है। आज की नशस्त मैंने ख़ास की है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद वहाँ अब तक जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो कई पहलुओं से काबिल गौर हैं, काबिल तवज्जो हैं। हम जैसे लोग जो बस दूर से और एक ताराना नज़र से चीज़ों को देखते हैं, उनके ज़हन में बहुत से सवालात होते हैं। तो इसके लिए मैंने फिर आज जहमत दी है हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त आमिर राना साहब को, जो इस तरह के उमूर के मुतखस्सिस हैं और गहराई के साथ उन चीज़ों को देखते भी हैं। तो आमिर राना साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदेद कहता हूँ और जी, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सफ़र में होते हुए कुछ वक्त निकाला और आपसे हम सीख सकेंगे। मौजू तो मैंने जैसे अर्ज़ किया, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। हम्म। अब मैं थोड़ा सा आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आ, इस तरह के जो मुतालात हैं उनके लिए एक बाकायदा इल्म है, एक शोबा है सिक्योरिटी स्टडीज़ का या स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का, और आप उससे वाबस्ता हैं। तो थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं कि ये इल्म क्या है, इसमें किन पहलुओं से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, और आपने कब से इसको इख्तियार किया और इसमें आप काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमर भाई। और बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बड़ा अच्छा आपने सिलसिला शुरू किया बातचीत का। और ये भी एक मुकालमे की बड़ी अहम किस्म है। और जहाँ तक सिक्योरिटी स्टडीज का ताल्लुक है, ये कोई बहुत पुराना डिसिप्लिन नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इवॉल्व होना शुरू हुआ। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो इसमें सिक्योरिटी, खा वो इंटरनल सिक्योरिटी के से रिलेटेड मामलात हो या रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात हो, तो उसको इसमें देखा जाता है। तो इसके कई खासा वसी ये अब डिसिप्लिन बन गया है। इसके अंदर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, और ये इन नामों से तो हम बहुत वाकिफ हैं, रेडिकलिज्म, और फिर के पॉलिटिकल जो टेंडेंसीज हैं, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म आजकल बहुत ही ज्यादा इसके डोमेन के अंदर डिस्कशन हो रही हैं। फिर पीस बिल्डिंग के प्रोसेसेस हैं। तो लेकिन अगर इसको एक जुमले में सम अप किया जाए, तो ये बुनियादी तौर के ऊपर कौमों की और माशरों की थ्रेट परसेप्शन से मुतालिक इल्म है। और परसेप्शन के साथ के उनसे फिर खतरा जनरेट होता है, वो किस लेवल का होता है या नहीं भी होता, तो ये उससे रिलेटेड इल्म है। जी, बहुत शुक्रिया। और आप तो काफ़ी अरसे से इससे वाबस्ता हैं, बल्कि आपने एक दफ़ा बताया भी था कि आपने एक वक्त में जब मुख्तलिफ ऑप्शन से, तो आपने एक फ़ैसला किया कि मैं पाकिस्तान में रह के काम करूंगा और इस फील्ड में काम करूंगा। थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। देखिए, ये तो अब जो कि बुनियादी तौर पे तो मैं सहाफ़ी था और सहाफ़त से आगाज किया। और सहाफ़त भी थी लेट 90s की, आपके इल्म के अंदर है। उस वक्त तो पाकिस्तान में एक पूरी फिजा थी, जहादी फिजा थी। अफगानिस्तान में तालिबान थे। तो ये कोई खास डिसिप्लिन नहीं था, जैसे जिसे कहते हैं बीट जर्नलिज्म के अंदर। तो इसकी तरफ जो है कुछ हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा इसके ऊपर करें, अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं और हमें पता नहीं होता। तो ये एक बीट के तौर पे अख्तियार किया। तो फिर मजहबी जमातों का भी डोमेन जो है वो मेरे जिम्मेदारी लग गई। तो वहाँ जब 9/11 हुआ, तो उस वक्त मैं बेरोजगार था। बल्कि उस वक्त मुल्तान में हमारे एक दोस्त का प्राइवेट कॉलेज है। तो वहाँ पे उन दिनों मैं कुछ कोशिश कर रहा था कि पढ़ाने की तरफ जो है वो स्विच कर लिया जाए। तो जब ये हुआ, तो 1-2 माह के बाद बहुत सारे लोगों ने राब्ता करना शुरू किया कि आप इस मौज़ूआत के ऊपर लिखते थे और आप एक किताब पे भी काम कर रहे थे। ये आइडिया खासा पुराना था कि पाकिस्तान में ये फिनोमिनन क्या है जहादी तंजीमों का। तो उस वक्त फिर मशल एक इदारा है, उन्होंने कहा कि आपके पास जो कुछ है तो उसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो जिस वक्त ये काम कर रहा था, तो वो एक बहुत इब्तदाई नौइयत का काम था। बुनियादी तौर के ऊपर एक पूरा इंफॉर्मेशन पैकेज था कि पाकिस्तान में इवॉल्व कैसे हुआ है, क्या
कितनी तंजीमें हैं, करती क्या हैं, कहाँ पे वो उनका ज्यादा फोकस है, खास तौर पे वो फिर सेक्टेरियन तंजीमें हैं, उनका आगाज कैसे हुआ, कैसे, इस किस्म की इब्तदाई मालूमात थी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जब मौका मिला मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के साथ इंटरेक्ट करने का, बात करने का, यूनिवर्सिटीज जाने का, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तो फिर अंदाजा हुआ कि ये कोई इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको पूरी तवज्जो चाहिए। ये सिर्फ चंद गिरोहों का मामला नहीं है, और ये कोई टेररिज्म से रिलेटेड इशू नहीं है, बल्कि ये आपकी सियासत से, समाज के साथ जुड़े हुए, आपकी सिक्योरिटी के साथ, फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं। तो फिर उस वक्त हम्म। ऑप्शंस तो होती हैं शुरू में, कुछ स्कॉलरशिप्स की ऑफर थी इसी में पीएचडी के लिए। वो फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, अ, अगर इसको ही सब्जेक्ट के पर काम करना है तो पाकिस्तान में रह के ही हो सकता है। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर हो। क्योंकि ये जो मेरा एक्सपीरियंस था उस वक्त, जब भी आपको होता है कि नया कोई भी मसला उठता है, तो उसके बेतहाशा, बेशुमार एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाते हैं। असल में वो होते कमेंटेटर हैं, और वो आसान होता है कमेंट करना। तो वो जब बाहर गए तो बहुत सारे कमेंटेटर मिलते थे, पाकिस्तान, साउथ एशिया, अफगानिस्तान की सूरत हाल के वो कमेंट करते थे, जी। और वो बतौर एक्सपर्ट के तौर पे बुलाए जाते थे। तो वो, मैं नहीं, उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसलिए पाकिस्तान का इंतखाब किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी कमेंटेटर ही रहे, एक्सपर्ट नहीं बन सके। अच्छा। नहीं, ये बड़ा दिलचस्प आपका फील्ड है। और मैं मुझे ख्याल हो रहा है कि एक दो चीजें और समझनी चाहिए, क्योंकि इस मौजू पे बात कर रहे हैं। तो आपसे कुछ चीजें और समझ लेते हैं। एक तो ये बताएं कि आपने कहा कि ये एक तरह से सहाफत के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके तकाजे और इसमें जो रिगर चाहिए वो और तरह की है। तो इसमें आप जो आपके पास वसाइल होते हैं, इल्मी वसाइल, तज्जिए के वसाइल, उनके उनमें और सहाफत में जो वसाइल इस्तेमाल होते हैं, किस नौइयत का फ़र्क है? इसमें आपको कुछ आ, इजाफी बहुत चीज़ें, ज्यादा, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी। बहुत ज्यादा फर्क है। सहाफत में तो जाहिर है कि आपको बुनियादी तौर पे रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी वाकया है, और एक फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। बाज दफा वो तज्जिए के लिए काफी नहीं होता। जाहिर है कि जब तक आपके पास डाटा ना हो, मालूमात ना हो, तो आप अच्छा तज्जिया नहीं कर सकते। आपका तज्जिया नहीं है, एनालिसिस नहीं है, तो फिर आप उसमें से, आप सॉल्यूशंस क्या निकाल सकते हैं, क्या प्रोजेक्शंस क्या कर सकते हैं उसमें से। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें पाकिस्तान के अंदर ये इब्तिदा में ये गैप रहा, इंफॉर्मेशन का खासा वैक्यूम था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स। तंजीमों का मसला ही नहीं है यहाँ पे, हर सब्जेक्ट जो इससे रिलेटेड है, कि रियासत की पॉलिसी क्या है, सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस कैसे इवॉल्व हुई है, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बन गया है, ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं, इंटरनल कौन से हैं, कहाँ पे जाके कन्वर्ज होते हैं, कहाँ पे ये आपस में जाके इनमें टकराव की कैफियत पैदा होती है, और उसका फिर सोसाइटी के ऊपर, हमारे रवैयों के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर किस तरह से इम्पेक्ट होता है। तो जाहिर है कि पूरा एक वो तो एकेडमिक डिसिप्लिन है। उसके लिए आपको रिसर्च भी चाहिए, डाटा कलेक्शन भी है, ताकि आप अपने एनालिसिस को बेहतर कर सकें। तो शुरू में जब हमने काम शुरू किया तो बुनियादी चैलेंज यही था। शुरू के जो 3-4 साल थे, हमें ये समझने में वक्त लगा कि ये पूरा मामला है क्या। यहाँ पे सिर्फ मजहबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं, यहाँ पे बेतहाशा किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हैं समाजी सतह के ऊपर। आपके तो इल्म में है ये, तो बुनियादी तौर के ऊपर तो पाकिस्तान के अंदर जितने शुरू के कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, उनकी नेचर तो लिसानी या एथनिक और लिंग्विस्टिक ज्यादा रही है, और उसी की वजह जी। से जो है मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ, उसके बैकग्राउंड के अंदर ये था पूरा एक जी। सिलसिला। तो ये जाहिर है कि इसको फिर मुताला करना, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारा पर्सपेक्टिव कैसे मुख्तलिफ है भी कि नहीं है, कौन सी कंडीशन एक साथ चल रही है, तो ये सारी चीजें फिर ग्रेजुअली जो है वो फिर हमें, फिर इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजीज है वो सारी वही आप भी पढ़ते हैं, आप पढ़ाते भी होंगे यकीनन, वही मेथोडोलॉजीज हैं, रिसर्च टूल्स वही हैं, वही जी। थ्योरीज हैं
वही हमारी फील्ड में अप्लाई होती हैं, वही सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, एंथ्रोपोलॉजी में। अगर मैं कहूँ कि ये एंथ्रोपोलॉजी का ही एक डिसिप्लिन है, सिक्योरिटी स्टडीज, और ये जाके कन्वर्ज होता है स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। स्ट्रेटेजिक स्टडीज एक खास डोमेन है जिसमें वॉर स्टडीज है, फिर जी। एक पूरा जियो पॉलिटिक्स है इकोनॉमी के साथ। ये बहरहाल उसके साथ जाके टच करता है, कन्वर्ज होता है, लेकिन एक डोमेन फिर भी अलग रहती है, जो क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट को ज्यादा फोकस करती है जी। सिक्योरिटी स्टडीज। हाँ बिल्कुल, हाँ ये जो वजाहत है ये काफ़ी मदद देती है कि इसमें और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में कहाँ पे आप एक तरह से फ़र्क कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें आप कह रहे हैं कि जब आपने इसको ज्वाइन किया इस फील्ड को, तो उस वक्त ये इब्तदाई मराहल में था और आपको ज़ाहिर है काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी। तो आपने, तो मुझे इल्म है कि आप एक इदारा भी बनाया हुआ है और डाटा कलेक्शन के और इस तरह के जो दूसरे टूल्स हैं वो आपने डेवलप भी किए हुए हैं। तो आ, क्या कोई आदमी जो जिसको इस तरह के किसी इदारे के साथ वाबस्तगी ना हो, क्या उसके लिए ये मुमकिन है या आसान है कि वो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सके, या आ, इस तरह के एक वसाइल और सपोर्ट होनी चाहिए तभी कोई हम्म। ये खासा मुश्किल है। पहले तो इसमें इरादा जरूरी है, जो है ना, कि हम्म। आप इरादा करेंगे तो फिर ही मतलब आप इसमें रेडीमेड चीजें इस तरह नहीं है। इस तरह से नहीं है। हम्म। अभी तो जाहिर है कि यूनिवर्सिटीज ने डिसिप्लिन बनाए हैं, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, और दुनिया में जो रुझान चेंज होते हैं तो जी। फिर हमारे यहाँ भी होते हैं। तो एक किस्म का वो फिर अभी डाटा बेसिस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज भी बना रही हैं। लाहौर में एक इदारा है, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कुछ काम किया है। हम्म। तो आगे लेकिन इब्तदा में खासी मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो आपका खास तौर पे ये सब्जेक्ट है, ये बाकायदा हुकूमत रियासत के सिक्योरिटी इदारों से फिर जाके रिलेटेड होता है। तो आपने कन्फ्रंटेशन के साथ कोई भी, और जाहिर है एकेडमिक कोई भी डिसिप्लिन में कन्फ्रंटेशन नहीं होती, उसमें आपकी कोलैबोरेशन होती है। और कोलैबोरेशन के अंदर जितना डाटा आपको जहां से भी मिलता है उसकी बुनियाद के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा अच्छा आपका एनालिसिस हो, तो उसमें फिर आपको तो कन्फ्रंटेशनल मोड, एक्टिविज्म को बिल्कुल एक साइड पे रख के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। और आपके वो कोलैबोरेशन कोई आसान नहीं होती। और जाहिर है कि पाकिस्तान में इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर जब किसी सरकारी इदारे की सरपरस्ती ना हो, तो शुरू में आपको बहुत ही शक्की निगाह से देखते हैं कि आप कर क्यों रहे हैं। आप बैरूनी कुव्वतों के एजेंट हैं, क्यों ही आप ये एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर आप क्यों ही काम कर रहे हैं। तो ये एक एतमाद जो है वो पैदा करने में टाइम लगता है। उतना ही टाइम हमें लगा जितना नॉर्मल डिस्कोर्स में लगता है। फिर हमने कोशिश की है कि जितने भी फरीक हो सकते हैं हमारी डोमेन के अंदर, जिनको को हमें स्टडी करना चाहिए, हमने सबके साथ हमेशा राब्ता किया। जिन लोगों को आप कहते हैं कि ये जिनसे बात नहीं करनी चाहिए, जो हमारे एक्टिविज्म वाले दोस्त हैं, हमने उनके साथ भी हमेशा बात भी की और समझने की कोशिश की कि उनका नुक्ता नज़र है क्या, वो अ, बुनियाद कहाँ पे है। और वो रेजोल्यूशन में मदद देती है, जाहिर है, चीज़ों को जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। खासा सब्र आजमा काम है। और लेकिन जब आप कर लेते हैं तो फिर आपके लिए भी आसानी होती है, और फिर नए आने वालों के लिए भी आसानी होती है। तो अभी तो ये है कि हमारा छोटा सा इदारा अभी भी छोटा ही है, लेकिन हमें जाहिर है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनकी एकेडमीज हैं, तो वो अब हमें इंगेज करते हैं। एक उनके नेटवर्क ट्रेनिंग सेशंस नेटवर्क हैं बन गया उनके। है, एक राब्ते कायम बन गए जी हैं। बिल्कुल, सही। बिल्कुल। और एतमाद सबसे ज्यादा जी जरूरी है जी कि जी। सबका, क्योंकि हम कोई एक्टिविज्म नहीं कर रहे, और ना ये खास लॉबी है, क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना है और समझने की कोशिश करनी है। मेरी जिंदगी का ताकि एक जो जिन पार्ट हो लोगों ने सकता है कि कुछ मैं करना है, एक्टिविज्म में हूँ। हाँ, ताकि जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है या जो, तो उनको आप एक तरह से सपोर्ट मुहैया जी करें। बिल्कुल। एक छोटा सा हाँ, सवाल। सोसाइटी को भी जरूरत होती है। सोसाइटी, हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सोसाइटी। हाँ। बस एक सवाल इससे मुताल्लिक और पूछ के तो फिर हम जो हमारा आज का मौजू है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये कि जिन मौजूआत पे आप बतौर एक सिक्योरिटी एनालिस्ट अपने इन सारे वसाइल के साथ देखते हैं, राय कायम करते हैं, तो जाहिर है उन्हीं मौजूआत पर बाकी सारे लोग भी कर रहे होते हैं।
सहाफत में बिल्कुल। कॉलम लिख रहा होगा, हमारे जैसे लोग फेसबुक पे बैठ के कोई तबसरे कर रहे होंगे, तजजिए कर रहे हम्म। होंगे। तो जाहिर है वो किसी न किसी पर्सपेक्टिव से, किसी न किसी एंगल से देख रहे होते हैं। तो ये क्या आप यानी कैसे महसूस करते हैं कि जो आपका तज्जिया होता है और ये जो दूसरे एंगल से देख रहे होते हैं, तो वो कितना एक दूसरे को मदद देता है, या आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल ही एक लोग जो है वो गैर हकीकी सी कोई बातें कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, वो बड़ा अच्छा। इम्पोर्टेंट है। जो अच्छा। भी नुक्ता नजर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो लोग, हाँ वो सहाफी है, कोई सियासतदान है, कोई समाजी इल्म के माहिर हैं, वो किस पर्सपेक्टिव में चीजों को देखने, इससे ही तो मदद मिलती है वो तमाम फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करने की। हम्म। मेरे लिए तो जो भी इसके ऊपर कोई एक ट्वीट भी करता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो ट्वीट कर रहा है वो एक रवैये की, अगर वो ज्यादा ट्वीट हो रही है तो इसका मतलब है कि काफी ज्यादा लोग हाँ नहीं ठीक है। मुत्तफिक हैं, तो क्यों है। एंथ्रोपोलॉजी, ये तो एंथ्रोपोलॉजी में तो बिल्कुल। फिर आप यही स्टडी कर रहे हैं लोग कैसे। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो उसमें कोई मुखासमत नहीं है किसी के साथ, ये बात क्यों हम्म। कर रहे हैं हम्म। और इनको ये कहना चाहिए। तो मेरा इस हवाले से, अपने सब्जेक्ट के हवाले से कोई नुक्ते नजर नहीं है। हाँ, मेरे नुक्ते नजर बहुत सारे और मौजूआत के ऊपर पोजीशन है, और मुझे ये भी पता है कि वो पोजीशन गलत भी हो सकती है, क्योंकि वो एक मेरे अपने बाइसेस के ऊपर है। मैं बहुत इम्कान है कि वो बहुत कम मालूमात के ऊपर है, क्योंकि हमने समाज के अंदर इंटरेक्ट करना है, हमारे दोस्त हैं, तो उन्हीं मौजूआत पे बात करनी है। तो हमारा जो ताल्लुक है बुनियादी तौर के ऊपर मौकफ की यकसानियत से बनता है। तो मौकफ के अंदर यकसानियत ना हो तो हमारी दोस्तियां भी नहीं बनती। तो इसलिए हमें भी कुछ इश्यूज के ऊपर पोजीशन लेनी पड़ती है, लेकिन जो अपना सब्जेक्ट है जब उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो कोशिश यही होती है कि उसको ऑब्जेक्टिवली जो है उसको देखा जाए, और उसके फ्रेमवर्क में उसकी मेथोडोलॉजी को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हम अफगानिस्तान की सूरत हाल ज़ाहिर है एक ख़ास वक्त से लेकर उसको हम आपसे समझना चाहेंगे। तो मैं मुख्तलिफ एंगल से कुछ सवालात आपके सामने रखता हूँ, आप उस पर अपना मुशाहिदा या अपनी मालूमात हमें मुस्तफ़ीद करें। तो पहला सवाल तो यह है कि अमेरिका का जब इनखला हुआ, तो उसके बाद जो सूरत हाल वहाँ पर बनी, तो ज़ाहिर ये लग रहा था कि जो डेवलपमेंट हुई है वो गैर मुतवक्का थी। अमेरिका शायद कुछ और तरह से प्लान कर रहा था, लेकिन हुआ उस तरह नहीं। तो एक तो ये कि क्या वाकयातन ये इतनी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी कि पहले से उसका कोई अंदाजा नहीं था, या ये एक इम्कान के तौर पर थी? और इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ सवाल ये कि तालिबान ने जब उसको अ, हंगामी हालात में संभाला, तो काफ़ी मुश्किलात थी, माशी भी थी, कोई दूसरी भी। तो अब तक वो कितना उनको कामयाबी मिली है सूरत हाल को संभालने में? हाँ, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अनएक्सपेक्टेड हुआ कि ये पहले से एनालिसिस तो थे, लोग कह रहे थे कि आप जब विड्रॉल होगा, इमीडिएट विड्रॉल होगा, तो उसके क्या कॉन्सेस हो सकते हैं। लेकिन इमीडिएट विड्रॉल होगा या नहीं, इसके ऊपर ओपिनियन डिवाइडेड थी। ये तालिबान का एकदम से जब फतूहात पड़ी हैं, तो वो उनके आखिरी साल में, और खास तौर के ऊपर अगर देखेंगे फरवरी से और अगस्त जब उन्होंने किया, तो उस वक्त तक एकदम से उनका जहां जहां से ट्रुप्स निकलते रहे हैं और जहां से नहीं भी निकले, और वहां पे उनका एकदम से इन्फ्लक्स हुआ। तो ये सूरत हाल बिल्कुल गैर मुतवक्की थी, इवन के तालिबान के अपने लिए भी अब गैर मुतवक्की थी कि इतनी जल्दी से, तेजी से वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर उसको करते चले जाएंगे। और जब जब काबुल के करीब पहुंचे, तो तब भी तालिबान को शक था कि अब भी जो है वो काबुल को कैप्चर नहीं कर सकेंगे, अब हमें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अभी तो अमेरिकन ने सारा जो मलबा है वो तो अशरफ गनी के ऊपर डाला कि अगर वो फरार ना होते तो ये विड्रॉल इतना जल्दी भी ना होता, और कहीं मुज़ाकरात और कोई बातचीत के जरिए कोई फ्यूचर का सेटअप, जिसमें बेशक तालिबान का ही ज्यादा नुमाया किरदार होता, और उसमें जो फिर सूरत हाल बनी, क्राइसिस डेवलप हुआ, लोग निकले जिस तरीके से, तो उससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बच सकते थे। उसके कुछ
बहुत सारे जो लोग, देखिए जब क्राइसिस है, क्राइसिस की एक अपनी डायनेमिक्स है, उसमें आपको बहुत सारी आवाजें मिल जाएंगी जो बाद में कहते हैं हमने तो आपसे ही कहा था ये होने वाला है। लेकिन वो एनालिसिस जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, जो क्योटिक सिचुएशन है जो इवॉल्व हो गए। तो उसने ये बहरहाल ये होना तो था, और बाज़ाहिर ये लगा कि अनएक्सपेक्टेड हुआ। और तालिबान ने भी जो अचानक से उनको टेक ओवर करना पड़ा, तो उनके पास भी कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं थी कि हमने करना क्या है। तो जी। आपके इल्म के अंदर है कि पहले आते ही उन्होंने जो आम माफी का ऐलान, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के बारे में, और तो वो तो उस वक्त वही लोग फ्रंट के ऊपर थे जो मुज़ाकरात करते रहे, दोहा प्रोसेस के अंदर शामिल रहे। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे तालिबान को खुद यकीन होना शुरू हुआ कि हाँ हम अब आ गए हैं ताकत के अंदर, और अब अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में है, और जो नॉर्थ वाले भी इतने ताकतवर नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा चैलेंज कर सकें, तो वो जी। उसके बाद ग्रेजुअली उनके एतमाद में इजाफा हुआ। ठीक। और अब उन्होंने जितना अरसा गुजर गया है, तो क्या उन्होंने मैनेज कर लिया है किसी हद तक, जो पहले। देखिए, हाँ, हाँ, जी। अगर आप तालिबान के साथ बात करें ये तो वो आपको एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर देंगे कि उन्होंने अभी क्या अचीव कर लिया है। मसलन इस वक्त तालिबान का जो पूरा फोकस है वो है कि जो तजारत है, ट्रेड है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो चलती रहे, और उसके लिए उसको प्रॉपर रेगुलेट कर रहे हैं अपने ट्रेड सेक्टर को। और जिस तरीके की जो रेगुलेटरी अप्रोचेज हैं, जाहिर है कि वो अपने तौर पे भी, और जो कुछ लोग पिछली गवर्नमेंट के हैं और उसके एडवाइजर थे वो तालिबान के साथ इस वक्त हैं, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उसकी मैं सिर्फ एक तो मिसालें दे दूं, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान से मुतल्लिक है। आपके इल्म में अंदर भी होगा कि उन्होंने जो मॉनेटरी पॉलिसी है यानी करेंसी को कंट्रोल करने की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। आपके तालिबान का एक तरफ तो मुतालबा है कि जो रिजर्व्स हैं अमेरिका ने उनके फ्रीज किए हुए खोलें, लेकिन दूसरी तरफ से जो असिस्टेंस आ रही है, अमेरिका जो रिलीज कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन, वो सारा का सारा पैसा कैश की सूरत में अफगानिस्तान के अंदर आ रहा है। हम्म। वो तालिबान के पास आता है उनके सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। फिर पाकिस्तान खासतौर के ऊपर यहाँ से बहुत ज्यादा जो है फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग हुई। और ये नहीं है, एक तो नेचुरल फिनोमिनन के तौर पे हुई कि वहां पे डिमांड ज्यादा थी और रेट बढ़ा। फिर उन्होंने उसको, जो पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा इम्पेक्ट किया, वो उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तान की करेंसी आप 5 लाख रुपए से ज्यादा वहां पे रख नहीं सकते, और उसमें आप खरीदारी नहीं कर सकते। आप मुकामी करेंसी के अंदर ही खरीदारी कर सकते हैं। तो हम्म। इस वक्त वहां पे डॉलर के दो जरिए हैं, एक जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पे आ रहा है, और दूसरा पाकिस्तान से, और एक हद तक ईरान से जो स्मगल होके थोड़ी सी मिकदार में ईरान से भी आता है। तो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर है। फिर तालिबान 180-81 रुपए का भी एक अफगान डॉलर का एक डॉलर जो है 180 का अफगानी है, नहीं, वो 89 का अफगानी। जी। जी। तो वो उसकी सेल करते हैं मार्केट में आके, जब जैसे ही एकदम से रेट बढ़ने लगता है तो वो उसको बोली लगाते हैं। इसी तरीके से कोयले की है, वो पाकिस्तान को बराह रास्त कोयला नहीं दे रहे। वो जो उनकी पूरी बिजनेस कम्युनिटी है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो उनको बिड करते हैं, टेंडर है, बोली लगाते हैं, वो खरीदते हैं कम रेट के ऊपर, वो फिर आगे पाकिस्तान को, चाइना को, और जो भी उसके खरीदार हैं उनको कर रहे हैं। हम्म। लेकिन सबसे अहम बात यह, अपेरेंटली इसको एक सक्सेस स्टोरी के तौर के ऊपर पेश करते हैं तालिबान की, हमने किस तरीके से अपनी फिस्कल पॉलिसी कैसे इवॉल्व की है, और कैसे उन्होंने एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाया है ट्रेड का। लेकिन ये कंपैटिबल नहीं है दुनिया के इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, और ये हम्म। एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम तो है। हम्म। अगर ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, और ये सबसे बड़ी रुकावट भी उनके माशी इस्लाहात के लिए, ओपन अप करने के लिए, तो अब ये हो बहुत सकता है कंट्रोल्ड, कुछ अर्से के लिए।
हाँ, बहुत बिल्कुल। कंट्रोल्ड है। तो हाँ, तो एक तो ये मिसाल हो गई। फिर दूसरा ये कि अ, दुनिया के साथ कन्फ्रंटेशन का मोड जो है वो खासा बढ़ा है, कम होने के बजाय। मसलन आज जो सुबह जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि वहाँ पे मर्द वो टेलर्स हैं, दर्जियों ने हड़ताल की है, जुलूस निकाला है कि हमें मना कर दिया गया है कि खवातीन के कपड़े न सिएं। हम्म अब इस तरह की जो मैसेजिंग है, हम्म एक एक वो मजीद जो है तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है क्रिएट करती, इवन के आइसोलेशन की जो तरफ लेके जा रहे आइसोलेशन की तरफ लेके जाते हैं। और एक खास तालिबान के दायरे के अंदर मुख्तलिफ रुझान के लोग हैं। तो इसमें लगता है कि जो लोग करीब हैं मुल्ला अब्दुल्ला के, तो वो लोग जो हैं इस तरह की पॉलिसीज को आगे लेके जा रहे हैं, जो तालिबान के लिए, अफगानिस्तान के लिए शायद मुस्तकबिल में ठीक ना हो। तो एक तो उनका स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का सिस्टम है, यही इसी किस्म का सिक्योरिटी के अंदर है, इकोनॉमी में भी है। और यही जो है ग्रेजुअल जो रिफॉर्म्स हैं और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में वो ला रहे हैं। और खवातीन के बारे में वो अमूमन कहते तो है कि हमारे पास रिसोर्सेज का इशू है, लेकिन ये एक बड़ी इंटरनल जो डिबेट है, वो खासा एक ये उनका नजरी मसले के तौर के ऊपर भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कंट्रोल चल रहे हैं। शायद इस वक्त हम कह सकें कि इससे बेहतर ऑप्शन उनके पास ना होती, लेकिन ये है संभालने कि के लिए। मुस्तकबिल में ये ज्यादा वायबल शायद ना हो। ठीक है, ये जो इंटरनल उनकी एक तकसीम है, डिवीजन है, वो ज़ाहिर है कुछ जैसे आपने बताया कुछ कल्चरल इश्यूज के हवाले से हो सकती है। और उसमें क्या अहम चीज़ें हैं जो उनके यहाँ उनमें एक तरह से तकसीम करते हैं कि ये तालिबान इस तरह से। देखिए, हाँ, जी। बिल्कुल। देखिए, उसमें जो हमें पाकिस्तान से बैठ के जो हमें चीजें लगती हैं, वो तो तीन तरह के बुनियादी तौर पे इन्फ्लुएंसेस हैं। जी। एक तो तालिबान के अंदर एक जो मॉडरेट लोग हैं, और एक लोग जो है वो चाहते हैं कि नहीं, हम नजरियाती लोग हैं, हमारी पूरी नजरियाती तहरीक है, हमें कंप्रोमाइज नहीं करना। एक तो ये मसला उसके अंदर चल रहे दो मसाइल हैं। तीसरा है कि वहाँ तालिबान के अंदर की बात कर रहे हैं, चूंकि अभी वहाँ पे अपोजिशन वहाँ पे मौजूद है। अपोजिशन से मुराद के वो लोग जो तालिबान के साथ नहीं थे, तालिबान की गैर मौजूदगी के अंदर जाहिर है कि एक नई मिडिल क्लास बनी, और पूरा एक उनका जो हम्म हम्म एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बड़ा डिफरेंट उनका बैकग्राउंड से जो लोग आए हैं। उनका इन्फ्लुएंस तालिबान के जो नए तालिबान हैं उनके ऊपर, जो यंग तालिबान हैं, कमांडर्स थे, तो उनके ऊपर खासा ज्यादा है। वो हम्म खासा डिवाइडेड है, कंफ्यूज है। तो उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा, जो लीडरशिप के अंदर जो चपकलिश है। इसमें हम्म भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जिन लोगों को उमूमी तौर पे ज्यादा कंजर्वेटिव कंसिडर किया जाता था तालिबान में, वो अभी ज्यादा मॉडरेट के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं। जैसे हकानी के बारे में कहा जाता था कि ज्यादा सख्त नुक्ते नजर रखते हैं मजहबी तनाजुर में, वो उनका अब वो तालिबान के अंदर से एक मॉडरेशन की आवाज है। इसी तरीके से जो कंधार के अंदर है, उधर भी दो तरह के ग्रुप हैं। मुला ब्रादर के ग्रुप हैं, वो बड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच है उनकी सियासत को लेके, डिप्लोमेसी को लेके। लेकिन जो फैसले हैं, कुव्वत का इर्तिकाज है, वो मुल्ला हिबतुल्लाह के पास है, मुल्ला हसन के पास है, और उनके चार पांच जो करीबी रफका हैं उनके पास है। तो उसको तो कोई भी अभी तो इस तरह हुक्म चैलेंज, अधूरी नहीं हो सकती। हाँ, तो चैलेंज नहीं कर। कमांड जो है वही सही है जी। हम्म हम्म। अच्छा, ये जो वहाँ पर ये जो तबके हैं जो आपने बताया कि इस दौरान में तालिबान के अदम मौजूदगी में मिडिल क्लास एक डेवलप हुई, जदीद तालीम याफ्ता लोग हैं, खवातीन हैं, तो ये कितना बड़ा तबका है। और अभी तो ज़ाहिर है तालिबान ने एक तरह से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन आगे चलकर जब कभी उनको अ, थोड़ा सा ओपननेस पैदा करनी पड़ेगी, तो ये जो तबका क्या इतना इस पोजीशन में है, या इतना उसके अंदर ज्ञान है कि वो कुछ इन्फ्लुएंस करेगा और पॉलिसियों पर असरअंदाज होगा, या कुछ कोई एक रिफ्ट की कैफियत सी पैदा होगी।
जी, अभी उसका जो असर है वो जैसे मैंने कहा कि आ, है, लेकिन जाहिर है कि पॉलिसी तब्दील नहीं कर सकते, अभी जहन साजी के मरहले के अंदर है, और उससे तालिबान इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अपोजिशन जो है वो हमें पता है, तालिबान का जो मिडिल क्लास जो ग्रो की है, एक तो पूरे उसके नॉर्थ के अंदर है, लेकिन वो इतनी उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है कि वो तालिबान के खिलाफ खड़ी हो सके। अगरचे अभी भी रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं पे है, रेजिस्टेंस फ्रंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कोई चैलेंज तालिबान को मिलिट्री के तौर पे नहीं कर रहे, और ना ही मेरा ख्याल है कि भी आने वाले कुछ सालों में इस तरह का कोई चैलेंज दरपेश है। ये जो इन्फ्लुएंस आ रहा है जो नई मिडिल क्लास का, ये बहुत ही ग्रेजुअल स्लो है, अभी उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। और मीडिया वहां पे अभी तो है, उतना आजाद तो नहीं है जितना पहले था। लोग अभी भी सड़कों पे आते हैं, बात बात करने की इजाजत, ये 90s वाले ना तो तालिबान है, 90s वाला जो है अफगानिस्तान है। तो एक ग्रेजुअल जो है, अब ये जाके कहीं पे कोई मिडिल ग्राउंड बनेगी तो इसका तो अभी हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन ये है कि अ, अगर तालिबान के जो हार्डलाइन पॉलिसी है मुनाबतुल्लाह की, उसकी एक वजह ये भी है, उनको ये लगता है कि ये उनके ऊपर बाहर का इन्फ्लुएंस जो है तालिबान के ऊपर आना शुरू हो गए, तो उसको भी रोकना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं पे जाके, अभी नहीं मुस्तकबिल में जाके, ये असरात जो हैं वो जाहिर तो होंगे। ठीक है, अब तीसरा जो अब अहम पहलू है, वो ये है कि तालिबान के साथ अफगानिस्तान के मंजर पर कई और तंजीमें, नेटवर्क मौजूद हैं। तो उनके साथ उनके रवाबित की नौयत इस वक्त क्या है, और ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, मसलन एक तो अलकायदा और दाइश की तरफ के हैं, उनके साथ अब ताल्लुक की नौयत क्या है और वो कितना बड़ा मसला है। और दूसरे टीटीपी है। तो दोनों के साथ रिलेशन तरह मुख्तलिफ तरह का है, लेकिन इस पे अगर आप थोड़ी रोशनी डालें कि ये नौयत किस हम्म। क्या है, और आ, ख़ास तौर पे दाइश और अलकायदा ये कितना बड़ा मसला इस वक्त है या हो सकते हैं तालिबान के लिए। देखिए, दाइश जो है वो, आप समझिए कि तालिबान के लिए वही है, खतरा है जो तालिबान पिछले रजीम के लिए थे। उनको टेररिज्म के जरिए भी रेजिस्टेंस दे रहे हैं, और उनको नजरियाती तौर के ऊपर भी खासा रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो आर्गुमेंट है वो कि तालिबान की हुकूमत में और तालिबान का तर्ज हुकूमत में कोई फर्क नहीं है पिछली रजीम के साथ अगर तकाबुल किया जाए। और ये शायद ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि तालिबान को एकदम से रिएक्शनरी जो फैसले लेने पड़ते हैं, और बताना पड़ता है अपने सपोर्ट बेस को कि नहीं, हम वही एक नजरियाती अभी कुव्वत हैं, हम्म। और वही हमारा पूरा का पूरा जो मकासद है वही है, और उसी को हम ग्रेजुअली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दो तरह से दाइश उनको कर रहा है। और दाइश को का एक फैक्टर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको ब्रीफली टच कर लें। वो उसका है कि मसलकी इख्तलाफ जो है, वो दाइश का जो है वो ज्यादा अहले हदीस सलफी नुक्ता इस नजर के बैकग्राउंड जो से। लोग हैं, जी। बैकग्राउंड से है, खास इलाके में उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, नूरिस्तान में, कुनर में, और वहाँ पे, और इवन के होस्ट के अंदर भी, वहाँ पे तालिबान ने शुरू में जिस किस्म की अप्रोच रखी, एक अनडिक्लेयर्ड, जाहिर है रियासत की पॉलिसी नहीं थी, तो उन्होंने ऊंची शलवारें वालों को, लंबी दाढ़ी वालों को की खासी डिस्क्रिमिनेशन हुई उधर। उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस वहाँ पे डेवलप हुई, और उस वक्त सलफी उलमा शायद आपके यहाँ भी आए हो, और इधर पाकिस्तानी उलमा के पास आए कि तालिबान से बात की जाए कि इस हम्म। इख्तलाफ को इतना ना बढ़ाएं कि लोग जो है दाइश के साथ जाके मिलना शुरू हो जाए। तो ये उस हद तक ये मामला चला गया, एक खास एक उस तनाजुर के अंदर। और ये प्यूरिफिकेशन का एक पूरा प्रोसेस जो है कुछ एरियाज के अंदर जो है वो प्रॉपर वो शुरू हुआ। तो ये तो एक तो रेजिस्टेंस दाइश दे रही है, और तालिबान का कहना है, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिर हैं चाइना में, वही सोचते हैं कि शायद चाइना, दाइश के पीछे अमेरिका है, वो तालिबान को कमजोर करना चाहते हैं।
अलकायदा के साथ तो जाहिर है कि बड़ा पुराना रिलेशन है। वो तो मुल्ला हैबतुल्लाह की बैत के अंदर है, टीटीपी बैत के अंदर है। और बैत का आपसे बेहतर कौन समझता है कि जो बैत के अंदर हो वो आप उनके कफील हैं। तो वो तो मुमकिन नहीं है, और खास तौर के ऊपर जब आपके साथ हर तरह की मामलत उनके साथ शामिल रही हो। तो ये तालिबान इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान में कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। हाँ, एक इख्तलाफ है कि क्या उन्हें पाकिस्तान के साथ फैसिलिटेट करना चाहिए बातचीत जैसे पहले की, कोई दरमियानी राह निकालनी चाहिए, या ताकि कॉन्फ्लिक्ट से किसी तरीके से बचा जा सके। एक ये एक पहलू है। लेकिन तालिबान में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस वक्त अहम ओहदों पे हो सकते हैं, अदालतों के अहम मुनासिब के ऊपर हो सकते हैं, जो ये यकीन रखते हैं और वहां पे बहुत ओपनली कहते हैं कि पाकिस्तान में भी उसी तालिबान की तरफ के इनकलाब लाने की जरूरत है। टीटीपी के साथ उसी तरह की मदद करनी चाहिए जैसे टीटीपी ने उनकी अफगानिस्तान में की। तो ये दो तीन नुक्ते नजर है उनके। और जो फैसिलिटेट किया टॉक्स को, वो हमें पता है सराज हक्कानी साहब ने ज्यादा मावनत की थी। और अभी भी जब ये ख्वाजा आसिफ साहब और नदीम अंजुम साहब गए हैं, तो वहां पे खबरें तो ये आ रही हैं, उन्हें कहा कि हम हमें पैसे दें, हम इनको सरहद से पार ले जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई ऑफर उनके पास है। हाँ, ये जरूर है कि जो उनकी फैमिलीज हैं, कोई 30,000 के करीब, उनको पहले बातचीत हो रही थी कि वो पाकिस्तान के अंदर आपको को कैसे उसको ला सकेंगे। तालिबान की तरफ से ये शायद बात हुई है कि उनको पाकिस्तान के इलाकों से दूर उनको आबाद किया जा सकता है। लेकिन एक खास बात यह है कि उन्होंने अभी भी दोबारा कहा है कि बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, और पाकिस्तान की रियासत भी शायद इसको एक नजरअंदाज नहीं कर रही है कि दोबारा से। लेकिन ये बातचीत उस तरीके से नहीं होगी जैसे जनरल फैज साहब ने की थी कि आप सब कुछ जो उनके मुतालबात हैं मानते जाएं और ना हम्म। शुरू हो जाए। हम्म। हम्म। बातचीत की तरफ जाएगा मामला, शायद अनकरीब नहीं जाएगा। और उससे पहले शायद बहुत सारे कुछ चीजें हों अफगानिस्तान के अंदर, कुछ ऑपरेशंस हों पाकिस्तान की तरफ से, कुछ टीटीपी की लीडरशिप को टारगेट किया जाए, फिर बाकी जो कुछ मॉडरेट्स आए। लेकिन एक इबाम पाकिस्तान के अंदर जो पाया जाता है कि टीटीपी जब आएगी पाकिस्तान में वापस, वो करेगी क्या? क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगी, या अब हम्म। वो दोबारा से एक तहरीक शुरू कर सकते हैं? ये क्लैरिटी अभी इदारों की सतह पे नहीं है, लेकिन टीटीपी की सतह के ऊपर है कि बहरहाल उनके अहदाफ, उनके मकासद, उनके जदोजहद में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हो। हाँ, ये अहम सवाल है कि क्या टीटीपी के ज़ाहिर है आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या उनका सिर्फ रीसेटलमेंट की शराइत और ये असल इशू है, या वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं कि नहीं, हमें पाकिस्तान में भी एक अमारत इस्लामिया कायम करनी है। आइडियोलॉजिकली कमिटमेंट है, हाँ बिल्कुल। एक देखिए, एक नया ट्रेंड है, इसके ऊपर बहुत कम काम हुआ, और आप जैसे जो स्कॉलर हैं उसके ऊपर जरूर कर सकते हैं। कमेंट्रीज आपको मिलेंगी बहुत कम, कि नेशनलिज्म के साथ जो एक अमलगम बना है आइडियोलॉजी का, जिसको अलकायदा ने बड़ा सपोर्ट किया और इसकी फ्यूजन बनाने के अंदर, वो पहले तो तालिबान के यहाँ उसका जहूर हुआ, और आपको पता है दाइश बुनियादी तौर के ऊपर इसी के नेशनलिज्म के और आइडियोलॉजी के इंसाफ के खिलाफ ही एक जी। प्योरिफिकेशन का एक पूरा एक प्रोसेस था। तो वो जी। टीटीपी के यहाँ भी है, और उसने अब यही रूप धार लिया है। अब हम्म। इनकलाब महसूद जब आपने जरूर देखी होगी, उसमें तो बहुत ही वाजे हैं नूर अली महसूद साहब ने कैसे उसको पूरा फिनोमिनन जो है नेशनलिज्म का और मजहब के साथ उसको जो जोड़ा है। तो हम्म। वो एक बहुत ही ये एक नई ये सही है, ये एक नई इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल। और इसके लिए सपोर्ट, इसकी वजह से सपोर्ट बढ़ी है टीटीपी की। और पीटीएम
जो वहाँ पे तहरीक है, नेशनलिस्ट नॉन वायलेंट जी मूवमेंट है, जी। उनके लिए चैलेंज बढ़ा है उसके लिए। तो हम्म वो एक मेरा ख्याल है कि चैलेंजिंग फैक्टर है कहीं ना कहीं पे जाके। ये भी शायद टीटीवी के अंदर एक डिबेट रही बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए कि क्या हम कोई नॉन वायलेंट मूवमेंट पाकिस्तान में चला सकते हैं। तो इसमें सबका इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान में मजहबी जमातें आज तक कामयाब नहीं हुई, तो हमारी तहरीक क्या कामयाब होगी। तो ये सारी डिबेट्स वहां पे हुई हैं। इसकी रिफ्लेक्शन आप उनकी पब्लिकेशंस में वक्तन फवक्तन देखते रहते हैं। अब तो वीडियोस भी उनके, रेडियो भी है, उसमें सामने आती रहती हैं उनकी आरा के अंदर उनके किस किस्म के मुबाहिस जो हैं वो चल रहे मतलब उनके एंड पे वो उनका प्राइमरी टारगेट ये है कि वो ये उनका हदफ है कि हमें यहाँ एक इमारत इस्लामिया बनानी है हैं। बिल्कुल, पहले कबायली इलाके में जो हमारे पहले इलाके था में। तो उधर, जी। और हाँ, और उसके बाद वह नुसरत के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते फिर पाकिस्तान में इसको को फैलाया जाए। तो अच्छा अभी मैंने तो उनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही है कि तालिबान की फतह 5-10 साल पहले किसी को नहीं लगता था कि ये हो तालिबान जाएगा, दोबारा जो है इख्तितार हो जाएगा। हो तो सकता है। हमारी जद्दोजहद भी ऐसी है, ऐसे हो सकता है। अच्छा मैंने नजम सेठी साहब को कई दफा सुना, वो बयान करते हैं कि वो टीटीपी का बाकायदा एक डिमांड है कि ये अटक तक हमें दे दें। और यहाँ ये क्या है, ये मतलब उनकी असेसमेंट है या कोई स्टेटेड कोई डिमांड है? स्टेट डिमांड तो मेरी नजर से नहीं गुजरी। इस तरह के बयानात मंसूब हैं, इनकलाब महसूद के अंदर से शायद लिया है कि उन्होंने कहा कि यहाँ तक एक जो पूरा एक हम्म टेरिटरी थी, लेकिन उसको उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि उसको। फिलहाल तो उनका वही है कि जो एफसीआर के रेगुलेशन के अंडर जो एरियाज थे, तो वो उनकी तो बात वो करते हैं। लेकिन ग्रेजुअली जाहिर है कि जो एक्सपेशनल आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के अंदर क्या कहते हैं, तोसी पसंदाना रुझान तो होता है। वो खा तालिबान हो, खा वो ईरान के रजीम हो, जहाँ जहाँ पे भी नजरियाती कुव्वतें इक़्तिदार में आती हैं, तो कहीं हम्म। ना कहीं पे। लेकिन प्रैक्टिकल ये होगा कि नहीं, ये प्रैग्मेटिक भी होती है नजरियाती जी जो जाहिर है, तहरीकें हैं। जाहिर है। वो कोई हमें ऐसे नहीं है, बड़े रैशनल एक्टर्स होते हैं। ये हम्म कि नैरेटिव को अलाइव जरूर रखते हैं वो। और ये सबसे बड़ा नजरियाती तहरीकों का होता है कि उनके जो अपना मौकफ है वो हम्म। खत्म नहीं होने देते, बेशक उसके अमल की सूरत हो या ना हो। जी दिलचस्प है, बहुत बहुत ही दिलचस्प है। और अभी मैं देखता हूँ कि हमारे मीडिया पे, खासतौर पे अखबारात वगैरह में इन सारे हमारे सियासी मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे कि हम इन डेवलपमेंट्स पे कोई ज़्यादा बात कर सकें। बिल्कुल उसमें। लेकिन ये तो ज़ाहिर है फ्यूचर, ये तो पूरे खित्ते की एक शेप कैसे होगा, रीशेप होगा या शेप होगा, जी। उसकी भी कोई अहम डिबेट है। यानी पश्तून नेशनलिज्म और फिर उसके साथ ये पश्तून नेशनलिज्म प्लस इमारत इस्लामिया, और हम्म। इसको हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो आ, कितना यानी रियलिस्टिकली देख रही है। आपको क्या नजर आता है, हाँ। बहुत क्लोजली वो देख रहे हैं और उनके पास खास तौर पे ये जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऑपरेशन, इसकी विल है या वो इसके हो भी पास? रहे हैं। मेरा अच्छा। ख्याल है कि गैर अच्छा, एलानिया तौर के ऊपर तो गैरलानियां हो हो रहे हैं। भी रहे हैं। हम्म और अभी आपको पता है मोहम्मद खालिद खुरासानी के जो वाकया हुआ, उसके ऊपर तो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने शायद हम्म किया है। और उसकी रद्द अमल के अंदर ही बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर हुए, पेशावर में। तो तालिबान का तो यही दावा है, टीटीपी का यही दावा है। तो अभी भी पिछले दिनों भी कुछ ऐसी इतलात हैं हम्म अकल में है कि होस्ट पे जो एयर स्ट्राइक्स भी पाकिस्तानी टीटीपी के जो हमले हैं, जहाँ पे उनके खानदान है उसके ऊपर हुआ, लेकिन एक फिर सब लोग बाहर निकल आए। तो वो ये प्रोसेस तो कहीं ना कहीं पे चल रहा है। लेकिन ये एक इबाम की सतह तो है। देखिए, एक है टीटीपी, एक है पीटीएम, एक है पाकिस्तान की रियासत। पाकिस्तान की रियासत को दोनों में से किसी का एक इंतखाब करना पड़े तो ये बड़ा मुश्किल इंतखाब उसके लिए। हम्म 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 तो वो एक बहुत ही जब भी जो हमारे स्ट्रेटेजिक हलकों के साथ बातचीत होती है तो ये आर्गुमेंट रहता है। खिंच जो मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा इशू है जो सियासी सतह के ऊपर, वो हमारी स्टैब्लिशमेंट की सतह के ऊपर के एक यूटोपियन एक आइडिया था, पॉलिसी,
और थोड़ा सा जैसे चैलेंज आया तो वो एक बबल की तरह फट गया। उनका आइडिया था कि तालिबान के आने के बाद हमारे सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी, खासा, तापी और इस तरह के प्रोजेक्ट बढ़ेंगे हम्म। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगी। लेकिन टीटीपी का एक फैक्टर की वजह से हमारे मामलात खासे तल्ख होते गए। फिर बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग के इश्यूज थे, और फिर जो चमन बॉर्डर पे तोरखम के ऊपर जो वाकयात हैं, फिर जब उन्होंने डॉलर की स्मगलिंग बढ़ना शुरू हुई, तो ये सारे मामला इतना एक एंकर आ गया है तालिबान के खिलाफ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एस्टेब्लिशमेंट के, कि अब उनकी बात करने के लिए तैयार नहीं है वो। और पाकिस्तान का रवैया, ताल बहुत सारे हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं, उनका वही है जो अमेरिका का तालिबान के मुतालिक था। तो वो एक खासा पेचीदा सूरत है। मेरा ख्याल है, और इसके ऊपर मैं बार बार उसको कोशिश कर भी रहा हूँ हाईलाइट करने की, कि आपकी जो ऑप्शंस अपनी आप महदूद क्यों करते हैं। टीटीपी एक चैलेंज है, वो नजरियाती चैलेंज है, सिक्योरिटी का चैलेंज है, बिल्कुल ठीक है। तो आप उसके लिए एक अलहदा से उसके लिए मैकेनिज्म बनाएं, उसमें बात करें, तालिबान से करें, बराह रास्त टीटीपी से नहीं करें। लेकिन बाकी मामलात में माशी तौर के ऊपर आपका ताउन वो नहीं रुकना चाहिए। अभी ये बेहतरीन एनवायरनमेंट है, जो आपने सोचा था तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उसके ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके ऊपर भी अब आके वही आर्गुमेंट आ गया है जो आपका पिछले रजीम के मुतालिक था, कि अगर हम में तापी हो गया, कासा हो गया, तो अफगानिस्तान का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो कभी भी गैस बंद कर देंगे और बिजली बंद कर देंगे। ये क्या माइंडसेट है? ये आर्गुमेंट इतना वीक आर्गुमेंट है हम्म। जिसको मेरा नहीं ख्याल आपका। ये वही माइंडसेट है कि जो एक दौर के अंदर इंडिया पाकिस्तान को कहता था कि आए हम ना तजारत कर लें, और कश्मीर के मसले को साथ साथ हम बात करते रहेंगे बाकी मसाइल में। पाकिस्तान उस वक्त भी ये कहता था कि नहीं, हमारा हम फिर तजारत हम नहीं कश्मीर करेंगे। भूल जाएंगे। हम फिर कश्मीर भूल जाएंगे। तो यही तालिबान के साथ वही। अब देखिए, मुल्ला ब्रादर ने एक बहुत ही दानिशमंदाना मशवरा दिया हम्म। ख्वाजा साहब को, नदीम अंजुम को। उन्होंने कहा कि यार, टीटीपी का मसला चलने दें, इसको भी देख लेते हैं। आए हम तजारत पे तो बात करें ना, ट्रेड पे, इकोनॉमी के ऊपर बात करें, जो जी। हमारे जो इतना हम्म। पाकिस्तान के लिए पोटेंशियल है। हम्म। इसमें माइंडसेट मेरा ख्याल है कि बहुत ही खौफनाक कहीं ना कहीं पे अभी काम कर रहा है, क्योंकि पॉलिसी बड़ी एक्सक्लूसिव है हमारी अफगानिस्तान के मतलब। वो बनाने वाले भी एक बड़े एक्सक्लूसिव डोमेन के अंदर उसको बनाते हैं, तो सियासतदानों का अमल दखल इसमें कम है। तो वो हाँ ठीक। नहीं, वो अफगानिस्तान समझ को में आ उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको देखते हैं। समझ में आ रहा है हाँ, कि अगर वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो ज़्यादा प्रायोरिटीज वो वही है। बनती हैं। और सियासतदान जो है वो ज़ाहिर और किसी और जाविये से देखेंगे, उनके ऑप्शन हम्म। भी ज़्यादा वसी होंगे। और अभी इस ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो वैसे ही chaotic एक सूरत हाल है, और कोई भी सियासी ताकत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कोई जिस तरह की सिचुएशन है, तो जो भी सियासी ताकत आगे आएगी तो वो इसमें कुछ एडवांस करेगी, आगे बढ़ेगी कि नहीं, इन चीज़ों को हम सेटल करते हैं, कोई इम्कान नजर आ रहा देखिए, ये बड़ा बहुत मुश्किल सवाल है। सियासी क्यादत के लिए हमेशा से पहले तो इंडिया के मुतालिक पॉलिसी एक बड़ा क्रिटिकल रहा है। वो आके इंक्रोच करने की कोशिश करती हैं तो एकदम से जो है वो रद्द अमल आता है हमारे सिक्योरिटी। उनको लगता है कि ये इस काबिल नहीं है कि ये हैंडल कर सकते हैं, टू सेंसिटिव फॉर देम। तो इसी तरीके से ग्रेजुअली अफगानिस्तान की पॉलिसी का भी यही होता जा रहा है कि ये सिविलियंस का के डोमेन बस की नहीं है। बात नहीं है इन चीजों को, डोमेन नहीं है। हाँ, वो कहते हैं पार्लियामेंट से जाके जो हम ब्रीफिंग दें, बस उसकी इंडोर्समेंट हो जाए कि हाँ ये ठीक है। उसके ऊपर डिबेट, खुली डिबेट और एंगेजमेंट सिविलियंस की तो बिल्कुल ही नहीं। जो हम्म। आखिरी एक अच्छा पॉजिटिव काम बाजवा साहब के दौर में हुआ, एक पॉलिसी तो बनी, लेकिन वो कॉस्मेटिक मेजर था। उन्होंने एग्री किया कि 5 लेवल की हमें कम्प्रिहेंसिव जो है एक एंगेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक था कि उसमें कोऑर्डिनेशन कौन कौन सी उधर से कौन सी एजेंसीज करेंगी, इधर से टेररिज्म के ऊपर उधर से कौन सी करेंगी, इधर से कौन सी करेंगी, इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए कैसे काम होगा, और रीजनल कनेक्टिविटी के जो इनिशिएटिव थे उसके ऊपर कैसे होगा। लेकिन 0%, 2 साल, 2 साल तकरीबन वो 18 में ये पूरा फ्रेमवर्क बना, और बड़ी मेहनत के साथ दोनों तरफ के लोगों ने उसको उसको बनाया।
लेकिन 0% डेवलपमेंट उसके ऊपर हुई बुनियादी। और अभी भी वही फ्रेमवर्क तालिबान के साथ भी हो सकता है, हम्म। लेकिन चूंकि जो परसेप्शन है उनके बारे में, वो एक खास एक सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन से जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। और जब तक वो एक और डॉक्ट्राइन जो है बड़े इनसिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड है, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं पाकिस्तान की, वो जेन्युइन भी हो सकती हैं, और लेकिन उनको रिव्यू भी किया जा सकता है। ये नहीं है कि उनको जी। उनके ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। तो उसमें जब आपका प्रॉब्लम ये है कि आप जब अपनी पॉलिसी डोमेन एक्सक्लूसिव हो, कुछ लोग उसको कुछ इदारे बना रहे हो, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर हमेशा रहता है कि ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, इनको बचा के रखना है। वीकनेसेस की तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं जाती। तो ये एक्सक्लूसिव पॉलिसी का है, अगर आप समझ भी आ रही हो तो आप उसको अवॉइड करते हैं कि ये, और स्ट्रेंथ्स को लूज नहीं करना चाहते। तो ये एक हम्म। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का भी यही इशू अभी चल रहा है। इशू है। हाँ, तो जितनी ये पेचीदगी, कुछ अंदाजा भी होता है, आप ज़्यादा वजाहत से बता रहे हैं, उससे आप मैं एक लेमैन के तौर पर देखता हूँ, मुझे लगता है कि शायद पहले जो एक तस्वुर था कि हमारी एक सरहद जो है वो तो चलें, सेफ है, दूसरी सरहद को हम संभाल लें। अब ये वाली सरहद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी उससे? बहुत ज्यादा इसमें कैजुअलिटीज हो रही हैं। उधर तो आपको पता है कि अभी तो एलओसी के ऊपर आपका दोबारा सीज फायर इंटैक्ट हो गया। वो हम्म। यूएई और सऊदी अरब ने आपका करवा दिया, और फिर तो 2 साल से कुछ वाकया नहीं हुआ। इधर तो रोज जो है वाकयात हो रहे हैं, दहशतगर्दी के हैं, बॉर्डर क्लैशेस के हैं। तो ये तो बहुत ही और वो सीरियस मामला है। और वो सिर्फ यानी ऐसा नहीं है कि दो मुल्कों के, वो यानी इलाका इस तरह से एथनिकली इतना जुड़ा हुआ है कि उनको अलग इस तरह से किया भी नहीं जा सकता। अब हमारा इंटरनल इशू है बिल्कुल जो के इशू बिल्कुल के साथ जुड़ गया हुआ। बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी तो जाहिर है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो chaos हो तो उसकी इकोनॉमी जो है वो उसके मुताबिक अडॉप्ट कर लेती है, एक बबल की तरह होती है। तो आप पारे की तरह होती है, वैसे वो अडॉप्ट कर लेती है। तो अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर जो इकोनॉमी है हम्म। हमारी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस का, बल्कि हमारे ताजरों का और बिजनेसमैन का खासा उसका स्टेक है, वो डेवलप हो गया। अफगानिस्तान में चूंकि नई गवर्नमेंट है, वो अभी इतनी ज्यादा अडॉप्टिव नहीं हुई नए सिस्टम की। तो उनको वो ये प्रैक्टिसेस हैं कोई बहुत ही मजहबी तौर पे भी ठीक नहीं लगती। ग्रेजुअली वो हो रहे हैं, चीजों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो एक बात बहुत ही गहरे तसादम की तरफ ले जाते हैं और बड़े कॉन्फ्लिक्ट में ऐड करती हैं आप, नफरत बढ़ाने के ऊपर। जाहिर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वही पॉलिसी बनाते हैं, और उन्हीं वही जो है सूरत हाल फेस कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। तो वो फिर कहीं ना कहीं जाके एक जहन साजी के अंदर इस तरह के वाकयात तो जी। फिर। अच्छा, एक आखिरी सवाल करके फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं कि एक स्पेकुलेशन वैसे तो किसी न किसी अंदाज में हमेशा ही होती रहती है, आजकल भी हो रही है, कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है और फिर जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके साथ ये जो स्ट्रेटेजिक अफगानिस्तान के हवाले की तरफ से चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें आपको कितना दिखाई देता है कि कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसमें मैप्स रीड्रॉ होने के या इस तरह के कोई चांसेस हों, या वहां तक अभी बात जा तक तो इस पहुंचे? तरह के, हाँ अभी नहीं, तक। अभी तक तो देखिए, अभी तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही इंटरनल हो गए। ग्लोबलाइजेशन के इतने प्रेशर्स हैं, इवॉल्व हैं, कि पॉपुलिज्म जो है वो आपको इंटरनली आके मुतासर करता है, इंडिया को, पाकिस्तान को, हर जगह पे। लेकिन वो रीजनल डायनामिक्स चेंज नहीं करता। तो इसी तरीके से यही सूरत हाल आपके इकोनॉमिक क्राइसिस की है, तो इंटरनली आपको वीक करते जाते हैं। तो फिल वक्त तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक मेरा ख्याल है कि इसको मुशर्रफ साहब के दौर में जब एक मरतबा पीस इंडेक्स ने फेल्ड स्टेट के टॉप के अंदर लेके आए तो बड़ा इतराज हुआ। तो पाकिस्तान के इतराज के ऊपर उन्होंने फ्रेजाइल कंट्रीज का इंडेक्स उन्हें कहना शुरू कर दिया। लेकिन अब फ्रेजाइलिटी की वो सतह है जो फेल्ड स्टेट के बहुत ही करीब है। तो ऑलरेडी है, लेकिन फेल्ड स्टेट भी सरवाइव करती हैं, हम्म। और इसी तरीके से करती हैं कि कमजोर मीशत के साथ, कमजोर मिसाक
सोसाइटी के सेगमेंट्स के दरमियान, कमजोर सियासी ढांचों के साथ, मजबूत फौज के साथ, इसी हम्म। तरह से जैसे बर्मा में है या अभी है। तो ये तो ऑप्शंस, हाँ, दूसरे ऑप्शन मतलब यहाँ जियोग्राफिकली भी मेरा ख्याल है आप इस पे बात करें, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है जोग्राफियाई लिहाज से, तो कुछ शायद बहुत ज्यादा गुंजाइश इसकी के और कुछ हाँ बिल्कुल। मुश्किल अभी लग। कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कोई। जी, इस तरह से जुड़े हुए हैं तो ना, इंटरवीन नहीं इंटरडिपेंडेंट। कर सकते, बिल्कुल हाँ। हम्म। हम्म। बिल्कुल, और ना ही तो कोई, देखें, आप कमजोर हो तो आपके साथ कोई जंग नहीं करेगा, सही है। और ना ही वो आपकी कोई मदद करेगा। तो ये इस क्राइसिस से खुद ही आपको निकलना है। हम्म। तो जब तक ये क्राइसिस से नहीं निकलेंगे तब तक तो उसके लिए जाहिर है कि माहिर, जो मईशत के माहिरीन हैं और वो बैठे हैं, और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासतदान हैं, हम्म। उलमा इकराम हैं, ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, ये बैठ के बातचीत करें, कोई मुकालमा करें कि कैसे चीजें। देखिए, दुनिया का कोई भी मसला अल्टीमेटली कोई आपको एकेडमिक फ्रेमवर्क तो नहीं चाहिए। एकेडमिक फ्रेमवर्क कहाँ से इवॉल्व होते हैं? मुकालमे से ही निकलते हैं ना जी, सारे टूल्स भी और whatever। जमीनी सूरत तो ये हाल आपस में से आप कर और लें। बिल्कुल और बिल्कुल। डिस्कशन से। तो अब बैठ के बातचीत शुरू करें, और बातचीत का यही नहीं है पार्लियामेंट हो, आजकल री इमेजिनिंग चल रही है, तो इस तरह का भी डिबेट, ये मेले ठेले हो रहे हैं, उसमें ये बात होती है। इसको अब यूनिवर्सिटी में ले जाएं, मदारस में ले जाएं, तो इसको कई सतहों के ऊपर ले जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता शायद जो है वो सूरत हाल चेंज हो, सोसाइटी चेंज होती है। अब खुर्शीद नदीम साहब तो कहते हैं कि सोसाइटी में को पहले तब्दील करना है, हुकूमत खुद बदल जाएगी। तो मैं एक 20% मुत्तफिक हूँ इस ख्याल से। ठीक है, बहुत बेहतर। ठीक है, मैं मेरे सामने जो चले, अहम सवालात थे वो मैंने पूछे, मेरा आप ख्याल है कि हो गए। समझते हैं कि कोई अभी बाहर अब आपके भी नॉक होना शुरू हो गया। मुंतजर है? अच्छा, बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने, तो हाँ, बस हम लाहौर आते हैं तो फिर मुलाकात बहुत करते हैं, अच्छी, बहुत और अच्छी, फिर एक बहुत निश्चित नवाजिश सूरत थी, के ऊपर मुकर्रर कर लें। शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, सबको। जी शुक्रिया।